नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अनसुने किस्से का चौथा एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों, ये चौथा एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है आपको। जब ये अनसुने किस्से का एपिसोड बनाने की बात आई तो दोस्तों कई लोगों की मिक्स प्रतिक्रिया थी कि भविष्य को जानना जरूरी है, आप हिस्ट्री को जानकर क्या करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री जो होती है वही एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, क्योंकि हिस्ट्री से आने वाले वक्त में हमें क्या निर्णय लेना है उसकी सीख हमें मिलती है, और इसलिए दुनिया में हिस्ट्री का सब्जेक्ट हर कंट्री के अंदर होता है। दोस्तों, पिछले जितने भी एपिसोड थे उसके अंदर हमने बात की आपसे कि कंपनी का नामांकन कैसे हुआ, कैसे कंपनी का नाम बना, कंपनी का प्लान कैसे बना, कंपनी के पहले जो स्ट्रक्चर, जो डिस्ट्रीब्यूटर वो कैसे बने, लेख का स्ट्रक्चर कैसे बना, कौन पहला डिस्ट्रीब्यूटर बना, प्लान बनाने में क्या क्या दिक्कत आई, ये सारी बात हमने आपसे की। लेकिन दोस्तों, आज हम उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ सेट हो चुका था। अब बात आ रही थी कि कैसे हमें फॉर्म भरना है। तो हम उस समय एक मल्टीनेशनल कंपनी जो हिंदुस्तान में काफी तेज गति से काम कर रही थी उसको हम फॉलो कर रहे थे, और जब उस मल्टीनेशनल कंपनी को फॉलो कर रहे थे तो हमने एक काम किया, हमने उनका जो फॉर्म भी फॉलो कर लिया। जैसा उनका फॉर्म था हमने हूबहू वो फॉर्म बना दिया। और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस फॉर्म को जब हमने बनाया तो बहुत सारी चीजें, जो इंफॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर थी उसका लॉजिक हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हूबहू वो बना दिया, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि कौन सी चीज कहाँ काम आएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो जो मल्टीनेशनल कंपनी का फॉर्म था उसके अंदर लिखा हुआ था को-एप्लीकेंट। को-एप्लीकेंट का मतलब होगा पार्टनर, लेकिन हमारे इस बिजनेस में को-एप्लीकेंट जैसी कोई चीज नहीं होती थी, हमारे यहाँ तो नॉमिनी होता है। लेकिन फिर भी हमने उस फॉर्म के अंदर को-एप्लीकेंट लिखा। को-एप्लीकेंट क्यों लिखा? क्योंकि हम सोच रहे थे कि क्या पता आगे कोई चैलेंज आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो क्यों ना अपना दिमाग लगाएं, और जैसा अगर इतनी बड़ी कंपनी ने लिखा है तो क्यों ना हम लिखें। और दोस्तों, हम उन चीजों को फॉलो करने लगे और हमने फॉर्म बना दिया। अब बात आई, फॉर्म जब बनाना है तो किस सीरीज से बनाना है, क्योंकि जब पहला फॉर्म बनेगा तो निश्चित रूप से 1 नंबर की सीरीज होगी, और हमें टोटल 5000 फॉर्म शुरुआती दौर में बनाने थे, तो 1 नंबर से 5000 तक के फॉर्म ही बनेंगे। लेकिन वहां पर बात आई कि अगर 1 नंबर का फॉर्म बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि कंपनी थोड़ी छोटी है, तो क्यों ना इस फॉर्म की सीरीज को 10,001 से चालू हो जाए। हाँ दोस्तों, कंपनी ने निर्णय लिया कि जो फॉर्म आएंगे आरसीएम के वो 10,001 की सीरीज से आएंगे, और पहली बार में 5000 फॉर्म बने और 10,001 से लगाकर 15,000 तक की सीरीज बन गई। और दोस्तों, ये सारे फॉर्म आ गए कंपनी में प्रिंट होकर, और जब प्रिंट होकर आए तो शुरुआती जो बेस था फॉर्म का वो मेरे पास था, यानी 1 नंबर से लगाकर 100 नंबर के, 10,001 से लगाकर 10,100 नंबर तक के मेरे पास फॉर्म थे। अब बात आ रही थी कि मुझे कौन सा फॉर्म भरना है। मेरे हाथ में था कि मैं 10,001 नंबर का भी फॉर्म भर लेता, लेकिन दोस्तों 10,001 नंबर का फॉर्म मैंने नहीं भरा, क्योंकि उस समय हम जब नौकरी करते थे तो किस्मत पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। हमें लगता था कि कामयाब वही लोग होते हैं जिनके अंदर किस्मत होती है, जिनकी किस्मत होती है वही लोग कामयाब होते हैं, और इसलिए मेरा जो लकी नंबर था ना वो 9 नंबर था। तो मैंने अपना फॉर्म जो चुना था वो 10,009 नंबर का चुना था। जी हाँ दोस्तों, मेरी आज भी जो आईडी है आरसीएम की वो 10,009 के हिसाब से है। 10,001 से लगाकर 8 तक के फॉर्म मेरे पास थे, फिर भी मैंने 10,009 का ही फॉर्म चुना, क्योंकि मुझे किस्मत पर बहुत ज्यादा भरोसा था। मुझे लगता था कि 9 नंबर लूंगा तो मेरी किस्मत चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीता तब हमें पता चला कि नंबर से किस्मत का कोई लेना देना नहीं है। किस्मत उन्हीं की चलती है जो सही जानकारी के साथ काम करते हैं। LUCK, लक। लक यानी लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अगर करेक्ट नॉलेज के साथ अगर आप काम करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। लेकिन ये बात हमें बाद में पता चली, जब हम इस बिजनेस के अंदर आ गए, जब हमने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ बुक पढ़ी, तब हमें पता चला कि किस्मत का खेल जो है वो सीखने से है। जितना सीखोगे उतनी किस्मत आपकी चलेगी। और दोस्तों, 10,009 का मैंने फॉर्म भर लिया, और आपको आश्चर्य होगा कि 10,009 का मेरा फॉर्म है, और 10,022 नंबर का जो फॉर्म है वो हमारी अपलाइन प्रहलाद जी का है, और इससे ज्यादा नंबर के फॉर्म जो है वो सब मेरी अपलाइनों के हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपकी स्पॉन्सरशिप कहाँ हो रही है। अभी तो क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होते हैं, उस समय हम चूज करके नंबर ले सकते थे। और दोस्तों,
10,000 नोट मुझे आ गया। अब बात आई थी कि प्लान बन के तैयार हो गया था, उसका सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया था, रॉयल्टी तक का प्लान बन गया था। अब पहले महीने ज्वाइनिंग की बात आई तो सभी लोगों ने, कंपनी के सारे लोगों ने ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग कर जो पहले महीने जो ज्वाइनिंग की थी उसका जो हमारा जो पहले महीने का टर्नओवर था वो था 3,67,000, यानी 3,67,000 का हमारा पहले महीने का बिजनेस था। लेकिन जब पहले महीने का बिजनेस हुआ तो उस समय हमने जो कंपनी का एडजस्टिंग प्रोडक्ट था, एडजस्टिंग जो कपड़ा था, उसी नाम से हमने कपड़ा लिया। लेकिन जब पहले महीने 3,67,000 का बिजनेस हुआ तो अब आई थी कि अब ये कंपनी अगर बड़ी होगी तो इसे अपने खुद के नाम का यानी खुद की सेलवेज का कपड़ा बनाना पड़ेगा, यानी उस कपड़े के ऊपर आरसीएम लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जब लिखना पड़ा था तो बात आई थी टीसी छाबड़ा जी के पास कि कितना कपड़ा बनाया जाए। अब कितना कपड़ा बनाया जाए तो उन्हें निर्णय लेना था। तो उन्होंने बुद्धिजीवी लोगों से थोड़ी राय ली और उन लोगों से राय ले ली जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं था। बस उन्होंने छोटा छोटा देखा था कि एक आदमी अगर 2 आदमी को भी बनाए तो कितना होगा। तो उन्होंने कैलकुलेशन लगाना चालू की कि 2 के 4, एक आदमी 2 बनाएगा, 2 4 को बनाएंगे, 4 8 को बनाएंगे, 16 32 64 128 256 512 1024 ऐसे ऐसे करेंगे तो लाखों किटें एक महीने में बिकने वाली है। यानी एक साल में लाखों किटें बिकेगी और कंपनी को बहुत बड़ी तैयारी करनी है। तो उन लोगों ने, जो लोग राय देते थे कंपनी के टीसी छाबड़ा जी को, उन लोगों ने टीसी छाबड़ा जी को डरा दिया और टीसी छाबड़ा जी ने कहा कि हो सकता है बाद में संभले नहीं और इतना जल्दी कपड़ा नहीं आए, प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाए। तो टीसी छाबड़ा जी ने सीधा 1 लाख मीटर कपड़ा बना दिया। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख मीटर उस समय बहुत बड़ी बात होती थी और लगभग वो 80-90 लाख रुपए का कपड़ा बनकर तैयार हो गया। लेकिन हुआ क्या कि दूसरे महीने 5-6 लाख का बिजनेस आया होगा कंपनी का टोटल, और तीसरे महीने कंपनी का बिजनेस एकदम धड़ाम से गिरा, एकदम नीचे बिजनेस आ गया। और जब कंपनी का बिजनेस बहुत नीचे आया तो टीसी छाबड़ा जी के जो भाई लोग थे, जो उसी कंपनी में उस कंपनी के पार्टनर थे, तो सब जगह तनाव आ गया। जो लोग पहले 2 महीने बहुत पॉजिटिव थे, तीसरे महीने वो एकदम नेगेटिव हो गए, क्योंकि जब कपड़ा बिका नहीं और उस समय 80 लाख 1 करोड़ की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। इतना बड़ा जो कपड़ा का जो गोदाम भर चुका था और वो कैसे बिकेगा ये समझ में नहीं आ रहा था। तो टीसी छाबड़ा जी के बड़े ब्रदर थे और जो उनके पार्टनर थे और जो भी उनके साथी थे वो थोड़े नेगेटिव हो गए। उन्होंने कहा कि अरे ये बिजनेस, इस तरह का बिजनेस ठीक नहीं है, नहीं चलेगा, हमें ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए इस बिजनेस को। लेकिन दोस्तों मुझे वो वक्त याद है, टीसी छाबड़ा जी के वो शब्द याद है कि उन्होंने तमाम सारी बाधाओं को ध्यान रखते हुए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए, उन्होंने बिल्कुल एक वर्ड में अपने भाइयों को कह दिया कि मुझे तो सिर्फ आरसीएम ही करना है, मैं करूंगा तो आरसीएम ही करूंगा। यानी तमाम, जब सारे लोग, पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति उनका साथ नहीं दे रही थी, तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मुझे अगर करना है तो आरसीएम ही करना है। और दोस्तों इसी कमिटमेंट की वजह से आरसीएम आज चालू है। अगर कोई हल्का सा सिंपल सा आदमी होता तो शायद ये कंपनी तीसरे महीने ही बंद हो जाती। लेकिन टीसी छाबड़ा जी का दृढ़ निश्चय था। उन्होंने अपना जो बिजनेस, जो अपना बिजनेस था, उससे वहां से त्याग पत्र दिया, वहां से वो बाहर निकले और फुल फ्लेश वो आरसीएम बिजनेस को करने, आरसीएम बिजनेस को चलाने में जुटने लगे। दोस्तों राह बहुत कठिन थी क्योंकि बिजनेस 2 महीने बढ़ा था, तीसरे महीने एकदम गिर गया था। अब क्योंकि ये टीम में भी हतोत्साहित थे सब लोग कि ये बिजनेस अब कैसे बढ़ेगा, लेकिन टीसी छाबड़ा जी ने हिम्मत रखी और उसी के बदौलत आज ये बिजनेस पूरे इंडिया में नाम किया हुआ है। इंडिया की जो प्रमुख कंपनियों का नाम लिया जाता है तो आरसीएम का नाम लिया जाता है। दोस्तों उस समय एक चैलेंज और आया था, कंपनी ने जो है डिलीवरी सिस्टम की बात करनी थी, क्योंकि कंपनी की उस समय फिक्स किटें होती थी। शुरुआती तीसरे महीने कंपनी ने 1260 रुपए की किट दी। जैसे मैंने बताया कि मैंने सबसे पहले 2700 रुपए की लगभग जो किट थी उससे ज्वाइन किया था पहले महीने, और कंपनी के, दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट थे उसके अंदर। लेकिन जब कंपनी ने तीसरे महीने एस्टेब्लिश किया तो 1260 रुपए की किट आती थी। और अब यहां पर चैलेंज आने लगा कि 1260 रुपए की किट है तो अब लोग बाहर कैसे ले जाएंगे। उस समय कोई पिकअप सेंटर हुआ नहीं करते थे, डिलीवरी सेंटर नहीं हुआ कर सकते थे। तो कंपनी ने एक सिस्टम निकाला, आरडी का मतलब था रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आदमी अगर 20 किट एक साथ परचेज करेगा तो कंपनी उसे ऑथराइज आरडी बना देती थी। यानी अगर कोई आदमी हैदराबाद में 20 आदमी को ज्वाइन कराना चाहता है तो वो 20 किट बुक करा सकता था। 25,200 का उसे डीडी बनाना पड़ता था और डीडी जब कंपनी में क्लियर होता था तो कंपनी 20 किटें उसको भेज देती थी और
इस तरह से जहां पर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, शुरुआती सारे साथियों ने काम किया। जहां जहां पर भी उन्होंने बिजनेस करना चालू किया, उन्होंने 25,200 की किटें वहां पर बनाई, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और वहां पर बिजनेस डेवलप हुआ। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में शुरुआती समय में जब फॉर्म बने थे तो 5,000 फॉर्म प्रिंट हो गए थे, 10,000 एक से लगाकर 15,000 तक। और जब ये फॉर्म प्रिंट हो गए तो प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी आदमी जब ज्वाइन होता था तो वो कहता था कि मैं अब कैसे ज्वाइन कराऊंगा, मुझे आप फॉर्म दीजिए। तो जब कंपनी उनसे पूछती थी कि आपको कितने फॉर्म चाहिए, तो दोस्तों कोई भी आदमी 100 फॉर्म से कम नहीं मांगता था, 100 फॉर्म मांगता था। और जब वो 100 फॉर्म एक साथ मांगता था तो 2 महीने में ही, 3 महीने में ही सारे फॉर्म जो है 5,000 फॉर्म मार्केट में चले गए। लेकिन दोस्तों केवल ज्वाइनिंग केवल 5% लोगों की आ रही थी, यानी 95% जो फॉर्म थे वो फॉल्स हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि शुरुआती 10,000 से एक लगाकर 15,000 तक के फॉर्म की सीरीज देखें तो सिर्फ 100 ऐसे लोग होंगे जो एक्टिवेट है, जो कुछ कर रहे होंगे, और बाकी 4,999 लोग बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आई तो फॉर्म इतने ज्यादा जाने लगे लेकिन ज्वाइनिंग इतने नहीं आ रही थी और लोग उसका मिस यूज कर रहे थे। तब एक बात समझ में आई कि दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, देयर इज नो फ्री लंच। अगर फ्री में आप कोई भी चीज देंगे तो उसकी कभी भी वैल्यू नहीं होगी। आप अपने जीवन में भी एहसास करते होंगे फ्री की कभी कोई वैल्यू नहीं होती है। और दोस्तों अगर कंपनी लगातार फ्री में फॉर्म रखती और अगर ये लगातार 1 साल तक सिलसिला रखती तो आपको आश्चर्य होगा कि थोड़े दिन बाद कचौरी समोसे उस पेपर में बिक रहे होते। कंपनी को तुरंत डिसीजन लेना पड़ा और यही जीवन है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे निर्णय लेते हैं। कंपनी आरसीएम बिजनेस के पास कोई अनुभव नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का, और उन्होंने जैसे जैसे वक्त बीता उन्होंने अपने निर्णय लेना चालू किया। दोस्तों अब इस सॉल्यूशन कैसे लिया जाए, तो कंपनी ने फॉर्म की वैल्यू रखी, रेट रखी। उस समय क्योंकि भारत सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं थी, सब लोग अपने अपने हिसाब से नियम बना सकते थे, तो कंपनी ने रेट रखी 20 रुपए। जी हाँ, ताकि 20 रुपए देने के बाद वही फॉर्म ले और उतने ही फॉर्म ले जितनी जरूरत है। 20 रुपए में एक एनवलप बनाया गया, उसके अंदर फॉर्म रखा जाता था और उसमें आरसीएम बिजनेस कैसे करें उसका एक कैटलॉग रखा जाता था, प्रोडक्ट का कैटलॉग रखा जाता था और 20 रुपए का एक फॉर्म बनाया गया। और जब वो रखा गया तब जाके एकदम सिस्टमेटिक फॉर्म बिकने लगे, क्योंकि अब कीमत अदा करनी थी और कीमत जब अदा करनी पड़ती है तो आदमी सोच समझ कर आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और पूरी दुनिया में अगर जीवन में सीखने की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर जगह कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको पिताजी बोले तो आपको पिताजी का धर्म निभाना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि आपके बच्चे आपको मां बोले तो आपको मां के फर्ज निभाने होंगे, यानी हर जगह आपको कीमत अदा करनी पड़ती है, जब भी आपका दुनिया नाम लेती है। दोस्तों ये अनसुने किस्से का 4था एपिसोड है। 5वां एपिसोड हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके बीच में, संडे को लेकर आएंगे। और मजे की बात है कि 5वें एपिसोड में हम और आगे की बात जानेंगे। उसके अंदर हम जानेंगे कि जब ये बिजनेस चालू हुआ तो इनिशियल शुरुआत में सेमिनार लेने में क्या चले जाए, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं था, खास तौर से मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं था जो मैं बोल पाता, और पब्लिक के अंदर बोलना मुझे बहुत अजीबोगरीब लगता था। 2-4 आदमी को तो मैं समझा सकता था, लेकिन अगर 25 आदमी की सेमिनार लेनी होती थी तो कैसे लोगों के सामने बोले, क्योंकि लोगों के सामने जब हम बोलते थे तो सारे शब्द भूल जाते थे। और कैसे टीसी छाबड़ा जी ने बोलने की प्रैक्टिस की, और इस सारी चीजों का जिक्र हम 5वें एपिसोड में करेंगे। दोस्तों आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपनी टीम के लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी टीम में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कंपनी के प्रति जो फेथ है वो बढ़ेगा। क्योंकि कंपनी एकदम हीरो नहीं बनी है दोस्तों, इस कंपनी के शुरुआत के जो संघर्ष थे उनको आप सुन लेंगे तो कंपनी का बेसमेंट आपको पता चलेगा, कंपनी का आधार आपको पता चलेगा। और जब कंपनी का आधार आपको पता चलेगा तो आप बड़े निश्चित होकर काम करेंगे कि दुनिया में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी कोई है तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो वो आरसीएम बिजनेस है। दोस्तों बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय आरसीएम, नमस्कार।